हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले की जो हमने क्लास पढ़ाई थी आपको, ठीक है, गुर्जर शैली और गौड़ शैली इत्यादि शैलियों के बारे में हमने बताई थी। और बीच में कुछ क्लासें नहीं आप लोगों को मिल सकी, थोड़ा समय का अभाव था, परीक्षाएं चल रही थी। अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेंगी, प्रतिदिन जैसे समय पे आती थी आपको क्लास मिलेंगी, ठीक है। तो आज उसके आगे की जो शैली है वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके आगे के जो आपकी गुर्जर शैली हमने पढ़ाया था, गौड़ शैली, उसी के आगे की जो शैली है अभ्रंश शैली, बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये अभ्रंश शैली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं अभ्रंश शैली के बारे में एक एक करके क्या क्या है इसमें। तो सबसे नंबर 1 पे लिखा गया है, अभ्रंश शैली में चित्रण राजपूत कला व सल्तनत काल दोनों में हुआ माना जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अभ्रंश का नाम ही हम बता देते हैं। पहले अभ्रंश होता क्या है, किसी भी शैली का या किसी भी स्टाइल का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वो अभ्रंश कहलाता है, ठीक है। इसलिए इसमें कुछ ऐसी गिरावट वाली चीज़ें मिली, चित्रों में देखी गई, पाई गई, इसलिए इस शैली का नाम अभ्रंश शैली ही पड़ा है, ठीक है। जो क्या हुआ, इसमें जो चित्रण हुआ वो राजपूत कला व सल्तनत काल दोनों में हुआ माना जाता है, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे लिखा हुआ है। नंबर 2 पे देखते हैं, लिखा है अभ्रंश शैली की गिरावट के चित्र, ठीक है, समझिएगा। अभ्रंश शैली के गिरावट के चित्र एलोरा, सित्तनवासल, तिरुमलाई के अंतिम दौर के चित्रों से प्रतीत होने लगते हैं। मतलब कहने की यह है कि जब एलोरा, सित्तनवासल इत्यादि गुफाओं का निर्माण हुआ और में जो चित्र देखे गए, पाए गए हैं, जो अंतिम दौर के चित्र हैं, जो लास्ट में बनाए गए हैं, वहाँ पे क्या हुआ, कुछ चित्रों में गिरावट के चिन्ह मिले हुए हैं, ठीक है। इनकी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आपको समानता नहीं मिलेगी पहले वाले चित्रों में और बाद वाले चित्रों में, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे लिखा है तिरुमलाई के अंतिम दौर के चित्रों से प्रतीत होने लगते हैं। ये नंबर 2 क्लियर हो गया। जैसे अब हम ये भी बता देते हैं कि कैसे, क्या उसमें ऐसा चित्रों में था जिससे कि प्रतीत होने लगे, कौन कौन सी चीज़ें। जैसे कि हमने लिखा है गाल से बाहर निकली नाक, ठीक है। गाल से बाहर यानी कि नाक जो थी वो लंबी ज़्यादा थी, ठीक है। एक आँख का चेहरे से कुछ बाहर होना, मतलब सही रूप में नहीं था, बिगड़ा हुआ रूप था। ये जो पहले के चित्र जो बनते थे उससे हट के चित्र बने थे, यानी कि थोड़ा सा अजीब टाइप के बने थे। तो वही है, इसमें विशेषताएं लिखी गई कि गाल से बाहर निकली नाक है, एक आँख का चेहरे से बाहर होना तथा अंगों में कोढ़ियतापन, ठीक है। एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अंगों में कोढ़ियतापन, जैसे कि कुछ शरीर के जो अंग होते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा लचीलापन होता है। जैसे आपको प्रतीत हो कि ये चित्र है या कोई मनुष्य का चित्र है, उसके जैसे हाथ है, लेकिन जो लास्ट यानी कि अंतिम दौर के चित्र बने हुए हैं उसमें अंगों में कोढ़ियता, कोण जानते हो कि बिल्कुल कहीं भी झुकाव नहीं है, एकदम सीधे सीधे बना दिया गया है, ठीक है। तो अंगों में कोढ़ियतापन भी मिला हुआ है, इसलिए इनको जो है एलोरा, सित्तनवासल, तिरुमलाई में ये चित्रों में देखा गया, ठीक। ये तो नंबर 2 क्लियर हो गया। अब हम नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश के ललितपुर महरौली से 60 किलोमीटर दूर मदनपुर की आला उदल की छोटी कचहरी में 12वीं सदी के अंतिम तृतीयांश से बने चित्र अभ्रंश शैली के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है इसमें समझिए कि जो उत्तर प्रदेश में ललितपुर महरौली जानते होंगे सभी लोग, ठीक है, वहाँ से 60 किलोमीटर दूर मदनपुर की, जो मदनपुर है, वहाँ से आला उदल की छोटी कचहरी में 12वीं सदी के अंतिम यानी दौर के चित्र बने हैं जो अभ्रंश शैली के माने गए हैं, ठीक है। ये वहाँ पर भी चित्र जो पाए गए हैं वो अभ्रंश शैली के ही अंतर्गत बने हुए हैं, ठीक है। ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे देखते हैं, यहाँ के चित्रों में भी एलोरा के अंतिम चित्रों के समान गिरावट मिलती है। अभी हमने इससे पहले बता चुके हैं कि यहाँ के चित्रों में भी एलोरा के अंतिम चित्रों के समान गिरावट मिलती है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि एलोरा में अंतिम दौर के जो चित्र बने थे, क्या क्या उसमें लिखा भी था हमने कि गाल से बाहर निकली नाक
और आँख से कुछ बाहर, एक आँख का बाहर होना, अंगों में कुढ़ितापन, उसी तरीके से समझाया गया है कि ललितपुर मेहरौली में जो अलाउद्दीन की छोटी कचहरी में जो चित्र मिले हुए हैं वो सेम उसी एलोरा की गुफाओं के जैसे चित्र में गिरावट पाई गई, उसी तरीके से यहाँ पर भी चित्रों में गिरावट मिली है। ठीक है, आगे हम एक हेडिंग पड़ी हुई है, देखिए शैली का नामकरण। ये तो हमने आपको उससे पहले बता दिया कि अपभ्रंश शैली क्यों नाम पड़ा और कैसे यहाँ पे चित्र मिले थे, कैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शैली का जो नामकरण है एवं खोज जो है किसने कब कहाँ पर की है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट लिखा है इस चित्रण परिपाटी की खोज का प्रथम लेख। ठीक है, इस शैली का या कह लो या इस चित्रण परिपाटी कह लो, बात एक ही है। तो इस चित्रण परिपाटी की खोज का प्रथम लेख 1913 में बर्लिन के, ठीक है, बर्लिन के ओलकर कुंडे संग्रहालय में संग्रहित कल्पसूत्र वाली प्रति श्री हरमैन का है। जो यहाँ प्रथम लेख मिला था वो 1913 में श्री हरमैन का है। ठीक है, शैली के वो भी कहाँ पे मिला है, कल्पसूत्र की प्रति, यानी कल्पसूत्र का एक ग्रंथ है उसमें ये लिखा मिला है। ठीक है, यहाँ पे सबसे नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब हम नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे लिखा है बहुत से विद्वानों का मत भी है। देखिए, एक विद्वान अलग अलग तरीके से अपने अपने सुझाव, अपने विचार रखते हैं। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर भी इस शैली के बारे में अनेकों विद्वानों ने अपने सुझाव और विचार रखे हैं। तो वो तो आपके बात हो गई कि यहाँ पर जो कल्पसूत्र है आपकी, ठीक है, ये ग्रंथ जो कल्पसूत्र का जो प्रथम लेख हमने बताया कि 1913 में, ठीक, बर्लिन के ओलकर कुंडे संग्रहालय में जो था कल्पसूत्र वाली, जिसमें श्री हरमैन का लेख मिलता है। लेकिन उसके आगे जो कुछ विद्वानों ने इसकी खोज, और उन्होंने भी खोज की, अपना नाम दिया। ठीक है, तो उनके जो नाम हैं हम बता देते हैं आपको, जो इसके अलावा भी नाम है। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है बहुत से विद्वानों ने इसकी खोज की और जिनके नाम है जैसे A.K. स्वामी, ठीक है, जिनका नाम एक आनंद कुमार स्वामी, ये आप सर्च कर लेना। ठीक है, और आगे आपके N.C. मेहता हैं। ठीक है, उसके आगे कार्ल खंडाला वाला, उसके बाद राय कृष्णदास, और उसके बाद मोती चंद खजांची इत्यादि जो चित्रकार यहाँ के विद्वान रहे हैं, इन्होंने उस अपभ्रंश शैली की खोज की है, जिनके ये नाम हैं। ठीक है, तो ये तो खोजकर्ताओं के नाम हो गए शैली के। आगे तीसरे नंबर पर देखते हैं, लिखा हुआ है जैन ग्रंथों पर बने चित्रों के कारण। समझते रहिएगा कि क्यों अपभ्रंश शैली इसका नाम पड़ा है और किस धर्म से संबंधित है चित्र ये आपकी शैली, तो आपको हम पता चलते हैं। तो इसमें तीसरा पॉइंट जो लिखा है जैन ग्रंथों पर बने चित्रों के, यानी कि जो जैन ग्रंथ थे, ठीक, जैन धर्म जो था आपका, उस धर्म से संबंधित जो चित्र ग्रंथ मिले हैं, उन ग्रंथों के संबंधित जो चित्र बनाए गए, इस कारण जो है इस शैली को जैन शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नंबर 3 पे लिखा हुआ है जैन ग्रंथों पर बने चित्रों के कारण इस शैली को जैन शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चौथे नंबर पे लिखा गया है बहुत से विद्वानों ने गुजरात में इस शैली का बीजारोपण होने के कारण इसे गुजराती शैली या गुर्जर शैली वाला नाम N.C. मेहता ने दिया। ठीक है, अब ये विद्वान हैं, इन्होंने क्षेत्र आधार पर इन्होंने नामकरण कर दिया। ठीक है, कुछ धर्म के आधार पर इनका नामकरण हो गया, जैसे कि जैन धर्म से चित्र बने थे तो उसको जैन शैली बोल दिया गया। और कुछ विद्वानों का गुजरात में ये जो गुजरात आपके वहाँ पर इसका जो बीजारोपण करने मतलब वहाँ से ये इसका जो केंद्र था, यानी शैली का जो केंद्र था वो गुजरात में ही था, इसलिए वहाँ पर बीजारोपण होने के कारण इसे गुजराती शैली या गुर्जर शैली वाला नाम भी N.C. मेहता ने दिया। ठीक है, कुछ धर्म के आधार पर नाम आ गए और कुछ क्षेत्र के आधार पर इनका नाम पड़ गया। ठीक है, ये चौथे नंबर में बताया गया है। अब पाँचवें नंबर में देखते हैं क्या दिया गया है इस शैली का विकास। ठीक है, अब आ गया विकास की शैली का विकास कहाँ हुआ, तो भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और राजस्थान भाग में होने के कारण A.K. स्वामी व लामा तारानाथ ने इसे पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से पुकारा है। अलग अलग मत हैं, विद्वान हैं, उन्होंने जिस क्षेत्र पे देखा जहाँ पे बीजारोपण हुआ तो गुजरात में उसे गुजराती शैली बोल दिया, जैन धर्म से चित्र बने तो जैन शैली बोल दिया। इसका विकास पश्चिमी भाग गुजरात के राजस्थान में होने के कारण इसे पश्चिमी
भारतीय शैली के नाम से बोल दिया, ठीक है। तो इत्यादि जो नाम है विद्वानों ने दिए, लेकिन इन सभी नामों का देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि वास्तव में जो ये थी गिरावट वाली शैली जो थी ये, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक था, यानी कि बहुत बड़ा था, ठीक है। तो इस गिरावट वाली शैली को भारत के लगभग समूचे भाग में व्याप्त थी, बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, ठीक है। इसलिए इसको एक क्षेत्र, ठीक है, इसलिए एक क्षेत्र विशेष के आधार पर या धर्म के आधार पर इसका नामकरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ना तो क्षेत्र के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ठीक है, और ना तो विकास के आधार पर इसका नामकरण जो होगा वो आपके जो पाँचवें छठे पॉइंट पे लिखा गया है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, तो छठे पॉइंट में लिखा है, अतः कला मनीषी राय कृष्णदास जी ने, ठीक है, ये भी एक विद्वान है, ठीक। अतः कला मनीषी राय कृष्णदास ने इस संपूर्ण गिरावट वाली शैली को अभ्रंश शैली नाम दिया, अभ्रंश नाम दिया, ठीक है। तो इन सभी विद्वानों का जो मत था उसको स्वीकारा, ठीक है, लेकिन उसको सबको खंडन करते हुए इन्होंने एक ना तो कहा कि क्षेत्र के आधार पर इसका नामकरण नहीं किया जा सकता है, न धर्म के आधार पर किया जा सकता है, और ना ही इसका विकास के आधार पर इसका नामकरण किया जा सकता है। तो कला मनीषी जो थे राय कृष्णदास जी ने इसको सारी संपूर्ण गिरावट वाली शैली को इसको अभ्रंश शैली नाम दे दिया, ठीक है। समझ गए कि कहाँ से नाम पड़ा इसका अभ्रंश शैली, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नंबर 7 पे देखते हैं, लिखा हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में इस समय को, साहित्य के क्षेत्र में इस समय को हम वीर गाथा काल या चरण काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साहित्य का जो क्षेत्र था, साहित्य के अंतर्गत जो समय चल रहा था उस समय को यानी कि वीर गाथा काल या चरण काल भी नाम से जाना जाता है। 8वां आपका पॉइंट है लास्ट, इसमें लिखा हुआ है, इस काल को हम साहित्य शैली या शिल्प शैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अभ्रंश शैली जो है, इस शैली को हम साहित्य शैली या शिल्प शैली के नाम से भी जानते हैं। और इतना जरूर समझ लीजिएगा कि अभ्रंश शैली जो आपकी है ये जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के चित्र पाए गए हैं, यानी कि उन्हीं के धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। तो ये आपका आज भाग 1 में है, ठीक है, अभ्रंश शैली का भाग 1 है, जिसमें हम आपको इतना बता दिया है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इसका नाम पड़ा, किसने विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है, ठीक है। और आने वाली जो क्लास होगी आपकी अगली इसी अभ्रंश शैली के भाग 2 में, ठीक, उसमें आपको हम कुछ ग्रंथ जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक, और जो इसके विकास का क्षेत्र है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इस वाली क्लास को आप नोट करते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं 1 महीना बढ़ गई हैं, मई में होना है संभव बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। तो प्रयास करिए कि हर चीज़ को इम्पोर्टेंट मान करके नोट करिए और बिल्कुल एक एक करके लाइन याद करिए, ठीक है। और जो भी इस क्लास में समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए वीडियो और जुड़वाइए, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का भी लाभ मिल सके। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आने वाली क्लास जब तक आए रही तब तक आप लोगों को सबको राधे राधे।